छेत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जब काम की शुरुआत की उस वक्त आपका क्या बेस था और आपने उस बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया? देखिए, मेरा सबसे पहले तो क्या था, मैं इंडियन नेवी में 24 इयर्स था। अच्छा। तो उसमें मैं 1965 वार में भी था। अच्छा। 1971 वार में भी था। अच्छा। तो इंडियन नेवी में जैसे आर्मी एयरफोर्स में होते हैं, पूरे के पूरे यूनिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, मैं अभी आज बॉम्बे में हूँ, फिर नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर आ जाएगा कि छेत्री तुम जाओ अंडमान निकोबार में ऐसे ऐसे जगह में। सो वहाँ मुझे नया जगह में नया लोगों के साथ मिलना है, नया लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना है, उनका खाना जो भी मिलता है वो उनका ही खाना खाना है। तो इंडियन नेवी में जो भी रहता है ना, उसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन कुछ फीलिंग नहीं होता है। अच्छा। आई एम इंडियन ऑल द टाइम। तो उसमें क्या, सबसे पहले तो मेरा हॉराइजन ही बिग हो गया। 14 इयर्स मैं मर्चेंट नेवी में था एज रेडी अफसर। अच्छा। तो 14 इयर्स में मैं काफ़ी देश वगैरह में घुमा। अच्छा। तो जब ये फील्ड में आया, लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में आया, अच्छा, मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं था, न मैंने कुछ भी बेचा था तब तक। आई वाज नॉट ए सेल्समैन। प्लस मेरे साथ साथ में नया प्राइवेट कंपनी शुरू हो गया। सो उसमें अभी कंपटीशन बढ़ा, वो नहीं था, बजट नहीं था, बट मुझे शुरू करना था, मुझे अच्छा लगा। सी IRDA में पास एग्जामिनेशन पास करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, 57 एज तक मेरे पास कोई भी LIC एजेंट आके मुझे समझाया नहीं, क्योंकि तब तक तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस तो था। कोई आके मेरे पास पैसा था, डॉलर में कमाता था, जर्मन कंपनी, इजरायली कंपनी, ग्रीक कंपनी, UK कंपनी, सिंगापुर कंपनी, जो भी मुझे ज़्यादा डॉलर देते थे उधर मैं जाता था, उस कंपनी के लिए काम करता था। पहले 24 साल मैं अपने देश के लिए मैंने काम किया। अच्छा, ओके। अच्छा। और नेक्स्ट 14 इयर्स वाज ओनली फॉर अर्निंग मनी। अच्छा। पर क्या हुआ, अभी बेस मेरा कैसे बना? 14 इयर्स में जो भी मैंने कमाया, नॉर्मली इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। आप कमाते बहुत होंगे, पर कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना वाइजली, इंटेलिजेंटली, वो पता नहीं होता है। तो मेरा भी वही हालत था, जिसने जिधर डालो बोला उधर डाला, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, फिर टिकट प्लान में, फिर किसी ने बोला कि 22% उधर कंपनी देता है, किसी ने बोला आई विल गिव यू 3% पर मंथ। सो उसमें फंसता गया। बेस कैसे बना? बेस ऐसा बना क्योंकि मैंने काफी पैसा मेरा गंवाया, और मेरा लड़का मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। अच्छा, मैंने उसको भी बोला, अरे पंकज देखो टिकट प्लान, तमिलनाडु में इतना एकर्स, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्प्राउटिंग प्लांट्स, और 6 साल में वो इतना बड़ा, जैसा वो सेल्समैन ने मुझे बताया वैसे मैंने अपने लड़का को बताया, बिकॉज आई वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड। 6 साल में पेड़ इतना बड़ा होगा, इधर का पेड़ काटो, उधर का पेड़ काटो, फिर इतना पैसा, फिर इतना पैसा। बाद में 4-5 साल में किधर गया पता है। मुझे धक्का लगा, मैं बोला यार बाप भी कमाता है और गंवाता है। अभी वही चीज लैंडस्लाइड जैसा, लड़का भी कमाता है और मैं तो सोच रहा था कि मैं गाइड कर रहा हूँ, बट आई वाज मिसगाइडिंग माय सन, बराबर, बिकॉज आई डिडंट हैव फाइनेंशियल। तो सबसे पहले तो मैं फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में IRDA के एग्जामिनेशन दिया। IRDA एग्जामिनेशन के बाद में 1-2 इंस्टीट्यूट वगैरह में मैं गया। मैं जानना चाहता कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि तब तक मेरा क्या आइडिया था कि बैंक में भी सेविंग करना, इधर भी सेविंग करना, किस लिए अननेसेसरी लाइफ इंश्योरेंस, किस लिए? कोई एजेंट आके तो मुझे समझाया नहीं। बराबर। तो उसके बाद में जब मुझे पक्का हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस शुड बी द फाउंडेशन, उसके बाद में दूसरा इन्वेस्टमेंट चालू करने के, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। अच्छा। सबसे सबसे पहले एट द एज ऑफ 57 अपना खुद का इंश्योरेंस किया। अच्छा। फिर मेरा लड़का का, लड़की का, बहू का, ज्वाई का, भांजा, भांजी, क्योंकि जब मुझे लगा कि इसके बिना आपका फाउंडेशन बिल्कुल ही नहीं है, तो वो सबसे पहले तो मेरा अपना फैमिली में मुझे आजमाना पड़ता है ना। अभी मेरे लड़का का आप देखें तो 75 पॉलिसीज है उसका,
एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है। अच्छा। मेरा क्या था कि अभी जो गया अभी जो कुछ कर सकते हैं अभी लेट अस डू इट। तो उस तरीके से सबसे पहले तो अपना ही फैमिली में करता गया, फिर दोस्तों के साथ, फिर इधर उधर करके लोग जुड़ते गए। आई गॉट अबाउट 2500 क्लाइंट बेस। क्या बात है, ग्रेट, सुपर। आज ऐसा क्या है जो आपको एक कामयाब इंसान फील कराता है? सबसे पहले तो मेरा अपना ऑफिस है। ओके। उल्वे में भी एक ब्रांच ऑफिस है। ओके। 12 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। अच्छा। तो इसका मतलब मेरी वजह से 12 लोगों का परिवार चलता है। ओके। और देश के लिए मैं थोड़ा सा भी एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा भी जनरेट कर सकूंगा तो जिंदगी जीने लायक का रहेगा। बराबर, परफेक्ट। नहीं तो मैं अकेला जीऊंगा, अकेला मरूंगा, बराबर, कुछ फायदा नहीं। लोगों का बच्चे वगैरह वो फॉरेन में जाते हैं, वो अपने लिए कमाते हैं, वो करते हैं, नाम और निशान बाद में कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए। वो लोग अपने लिए जिए, अपने मौज मजा के लिए। अभी कलम साहब को देखिए, सब लोग मानते हैं, है ना, उसको पैसा वैसा से कुछ लेना नहीं, देश 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 उनका था। बराबर। तो इसलिए मजा आना चाहिए काम में भी। बराबर बराबर। और हमेशा मैंने यही सोचा कि जिसका भी मैं इंश्योरेंस करूंगा 95% बेनिफिट उसी को मिलेगा। अच्छा। 5% इज फॉर माई बिजनेस। मैच्योरिटी अमाउंट तो जो LIC देता है दूसरा कहीं से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस में आप कंटिन्यूअसली ओके डिसिप्लिन मैनर में आप जमा करते रहेंगे पैसा। आपको पता है इतना तो इस डेट में भरना ही है। और दूसरा कहीं भी ये आपका रेगुलरिटी नहीं होता है। आप घटा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, आप स्टॉप कर सकते हैं। इधर जितना साल के लिए भरना है आप भरेंगे भरेंगे भरेंगे। तो उसमें से क्या होगा, कंपलसरी हो गया आपको भरना। जहाँ कंपलसरी आप में डिसिप्लिन भी आएगा, जहाँ कंपलसरी भी है डिसिप्लिन भी, रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले जो भी किया मैंने उसमें कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं था, इसलिए मेरा तो लाइफ इंश्योरेंस में उस एज में हाई प्रीमियम भरने के बावजूद मेरा कुछ ना कुछ हुआ, क्योंकि उसमें सभी तीनों कॉम्बिनेशन था। बराबर। छेत्री साहब, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है जो आपके बिजनेस में अक्सर आपको मदद करती है? मेरा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, जब मैंने बोला ना कि मुझे खुद का इंश्योरेंस नहीं था, तो अपना इंश्योरेंस वो करने के बाद चैरिटी बिगिंस एट होम। जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है क्यों नहीं मैं अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करूं। बराबर। बाद में जाऊं ना। अच्छा, तो सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा वो मेरा क्या हुआ कि मैंने पूरा स्टडी किया पहले कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है। सिर्फ हस्बैंड होगा और उसके घर में वाइफ होगा, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता था प्लीज वाइफ को भी बुलाओ। उनका पेरेंट्स भी होंगे, उनको भी मैं बुलाता हूँ और सबको मैं एक समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है। जो ही उनको पता चल जाता है तो मेरा इंश्योरेंस हो जाता है। तो इतना ड्रॉबैक के बाद में, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज ना होना, इंश्योरेंस का ज्ञान नहीं होना, खुद का इंश्योरेंस नहीं होना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आना, उसके बावजूद मेरा क्या था, जिसको भी मैं इंश्योरेंस दूंगा पक्का विश्वास था कि उसको 95% फायदा उसी को होगा। अच्छा। इसलिए मैं आगे बढ़ता ही गया, मैं लोगों के पास जाता ही गया। उन दिनों में LIC में जो भी 1 करोड़ का बिजनेस करता था एक साल में, तो उनको करोड़पति एजेंट बोल के उसका फ्लैश ब्रांच में हर जगह लगाया जाता था। अच्छा। मेरा तो जो लाइसेंस मिला था 18 जनवरी 2001 में मिला था। ओके। मेरा जो फरवरी और मार्च में 2 महीने में 1 करोड़ 2 लाख का मैंने इंश्योरेंस किया था, तो मेरा फ्लैशेस हर जगह लगा था। क्या बात है। ओके। और इन लोगों ने, ये लोग मुझे सिर्फ 2 महीना है इंश्योरेंस में मेरा सर्विस, और मुझे कभी किसी ब्रांच में मुझे भेजते थे। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तुम क्या बोलते हो, किसको कैसे अप्रोच करते हो, कैसे लोगों को ढूंढते हो। अच्छा। वो पूछने के लिए मेरा तो क्या था, पैशन हो गया था। एक बार IRDA के क्लासेस में मुझे पता चल गया कि लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, ये तो मुझे ना पैशन जैसा हो गया। फिर मैं इधर उधर देखा नहीं, अपना फैमिली का करने के बाद फिर मैं दोस्तों का नाम लिखता था। और उन दिनों पे मेरे पास स्कूटर कार वगैरह कुछ भी नहीं था, स्कूटर तो चलाना भी नहीं आता था।
कहीं भी भाईंदर में हो, मीरा रोड में, कहीं भी हो, मैं ट्रेन से बस से चला जाता था, पर उसको मिलता था। अच्छा। मिलता था और जो मैंने समझा था वो उसको समझाता था। फॉर्चुनेटली वो लोग लेते थे। तो और करते करते अपने ब्रांच में 850 के करीब एजेंट्स थे। उसमें टॉप एजेंट्स वगैरह 4-5 हमेशा टॉप में ही रहते थे। तो पर वो लोग $1 मिलियन राउंड टेबल एजेंट की कोई भी बात करता था तो मतलब नहीं बोलते थे। ओके। अभी मैं आया, टॉप 20 का उसमें व्हाइट बोर्ड में बाहरी नाम लिखा जाता है कि यहाँ का टॉप 20 का एजेंसी है। तो मैं भी जब आया तो फिर 20 में घुस गया, फिर 15, 14, 13। ओके, जब मैं भी टॉप में आना शुरू किया तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ा। सिर्फ लोगों में कंपटीशन नहीं होगा ना, ग्रोथ भी नहीं होगा। बराबर। इधर कंपटीशन हो गया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे एंट्री से पहले एक भी MDRT नहीं थे। अच्छा। मेरे आने के बाद हम लोग 9 MDRT बन गए। क्या बात है। इसका मतलब पोटेंशियल था। पर क्या था, कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था। पीपल वर सेटिस्फाइड। ओके, हाँ ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बराबर। उसके बाद में हम लोग 9, 12, 13, कभी 26 भी हमारा ब्रांच से हुआ था। अच्छा, ओके। तो ये है, ऐसा नहीं कि मेरी वजह से हुआ है, पर रेस शुरू हुआ मेरे आने के बाद। बराबर। क्योंकि मेरा पैशन ही मुझे ड्राइव करता है। अभी भी किसी को भी मैं मिलता हूँ तो मेरे ख्याल में यही आता है, यार इसका इंश्योरेंस होगा या नहीं। मैं उससे सीधे पूछ लेता हूँ उससे कि भाई आपका कोई पुराना पॉलिसी होगा तो मुझे देखना है आपके पास कितना है, क्या है। क्योंकि जिसके पास सफिशिएंट है वो भी नहीं, और जिसका कोई अच्छा एजेंट है उनको बोलता हूँ देखो आपको बढ़िया प्लान दिया हुआ है। ओके, आप उन्हीं के साथ वो कर लीजिए, और इनका आपका सर्विस भी अच्छी तरह से दे रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में वो लोग वो भी कर रहे हैं ना, रिफिल भी कर रहे हैं। तो यही है, मुझे अच्छे एजेंट को मैं इज्जत करता हूँ। सर, आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है जो कभी कभी आपको थोड़ा पीछे भी खींच लेती है? यस, ग्रेटेस्ट वीकनेस है एक तो, दूसरा मेरा पैशन है डांसिंग। ओके। कहीं भी म्यूजिक होगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। अच्छा। ओके। अभी मेरा फेलिसिटेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह में जब करते हैं तो लोगों को तो नॉर्मली वो फेलिसिटेशन होता है, वहां से ऊपर से अनाउंसमेंट आता है, छेत्री साहब आप अपने स्टाइल में आएंगे, फिर म्यूजिक लाउड हो जाता है, फिर मैं डांसिंग करके जाता हूँ। तो ऐसा पर मैं कॉलेज में जाके ऐसा सीखा वैसा नहीं, बट ये भी बिकॉज ऑफ द पैशन अच्छा अपने आप आ गया। छेत्री साहब, कोई एक चीज ऐसी बताइए जो कि एक बिजनेसमैन को कभी भी आगे जाने नहीं देगी। जिसका गोल नहीं है, ओके, एम एंड एम्बिशन नहीं है, कुछ करने का चाहत नहीं है, तो सबसे पहले तो बिजनेसमैन नाम के लिए रह जाएगा। दूसरा, उसका विजुअलाइजेशन पावर भी तो होना चाहिए। मेरा अभी इस टाइम पे सिर्फ इतना बिजनेस है। ओके, एक्चुअली मुझे बढ़ाना है, तो विजुअलाइजेशन पावर ही उसका स्ट्रेंथ है। नंबर 2। और नंबर 3, जो भी पोस्टपोन करता है ना, आज नहीं, अच्छा ब्राइटेस्ट आइडिया होगा, अभी जब कभी ब्राइटेस्ट आइडिया आता है उसमें सीधा लिख के उसके बाद में उन्हें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। नहीं तो आइडिया ही रह जाएगा और ड्रीम रह जाएगा। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए कोई भी ब्राइट आइडिया आता है तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं जो हूँ आज, इट इज बिकॉज ऑफ माई थॉट। आप जो हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट। तो अभी वो थॉट इज कंट्रोल बाय अस, बाय माइंड। माइंड क्या करता है कि सबसे इजी चीज ना आपसे करवाता है। सो आपको माइंड को बोला नहीं, भाई मैं तुम्हारा ऑनर हूँ, ओके, तू मेरा मैनेजर है, मैं जो कहता हूँ तुम कर। क्योंकि माइंड कभी भी ना आपको हार्ड वर्क कराएगा नहीं। अच्छा, सिंपल काम करवाएगा आपका माइंड आपको। बराबर। तो कार्य कठिन है, इसलिए करने योग्य है। सरल कार्य तो कोई भी कर लेता है। बराबर। सर, आप लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं। जनरली लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू लोगों को तब पता चलती है जब कोई इंसिडेंट होता है जी। और आपके इस कार्यकाल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसने कि लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू को दर्शाया हो? ऐसा मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आज तक एक भी क्लेम मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ है। ओके, ग्रेट।
इवन इन ड्रिंक एंड ड्राइव ऑल्सो LIC ने पेमेंट किया है। अच्छा, क्या बात। क्योंकि जब मैं किसी का फॉर्म फिलअप करता हूँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरा क्या रहता है कि ये बंदा को कल भी कुछ हुआ तो क्या मैं उसके परिवार के पास चेक लेके जा सकूंगा। मैं फॉर्म ही उसी तरीके से भरता हूँ, छिपाते नहीं हम लोग कुछ भी, जो कुछ भी है हम लोग सब करते हैं। उसका रिस्क लेना, एक्सेप्ट करना नहीं करना LIC के ऊपर रहता है, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं। तो हो सकता है उसका एडिशनल मेडिकल के रिपोर्ट मांगे, कुछ भी मांगे। क्या हो जाता है कि यदि किसी मेरे अपने का ही कुछ हादसा हो गया हो, अकेला एक आदमी काम कर रहा है, ओके, और पूरा महीने का खर्चा उसकी इनकम से हो रहा हो, बच्चों का पढ़ाई उसकी वजह से हो रहा हो, और अकेला काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना एक ही पिलर पे खड़ा है। वो कमाने वाला, वो पिलर को कल भी कुछ हुआ, बिल्डिंग ना पूरा गिर जाएगा, पूरे के पूरे मेरे नजर के सामने गिर जाएगा। इसका मतलब आज का जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कल वो न हो बोल के हमको जाना है, उनसे मिलना है। उनको एहसास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है बोल के। मेरा काम ही है उनको एहसास दिलाना, डर दिखाना नहीं है, क्योंकि 95% तो ऐसे भी मैच्योरिटी के लिए हम लोग करते हैं ना। बराबर। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे पता नहीं कौन सा डेट में कौन सा टाइम पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, कभी मुझे डेंगू, स्वाइन फ्लू, हार्ट अटैक से मैं जाने वाला हूँ, ओके। तो वो होने से पहले इंश्योरेंस कर देता हूँ ना, जिसमें कि उसका 30 इयर्स में, 25 इयर्स में कमाने वाला कल भी कुछ हो गया, मैंने एक ही प्रीमियम लिया होगा, 30 इयर्स का कमाई का प्रोटेक्शन तो कर देता हूँ ना। कल कुछ हो गया तो उसका 30 ईयर ले भाई, ये 30 इयर्स में इतना LIC के पास सेविंग करने वाला था, बराबर ले। बराबर। तो हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद है। एक तो जिस का हम लोग मैच्योरिटी अमाउंट देते हैं टैक्स फ्री, उनका आशीर्वाद। पर जो भी परिवार में हादसा हो गया और चेक लेके गए, उनका आशीर्वाद है। बराबर बराबर। क्योंकि आज का जो आपका कमाई है, किसी का भी कमाई हो, किसी भी हालत में आज का कमाई उसका बंद नहीं होना चाहिए। बराबर। कल में कुछ हो गया तो आज मैं परिवार को महीने का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई और इमरजेंसी फंड वो दे रहा था, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो कल मैं चला गया तो इंश्योरेंस का पॉलिसी क्या है? इंश्योरेंस का पॉलिसी एक कागज का टुकड़ा है। बराबर। जब तक आप हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, तब तक ये मेरा कबोर्ड में सोता रहेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। बट कल मैं नहीं रहा तो जो इनकम मैं सप्लाई कर रहा था मेरे फैमिली को, मेरा कागज का टुकड़ा मेरे बदले में खड़ा होके मेरे परिवार को सप्लाई करना चाहिए। बराबर। उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। बराबर बराबर। आपके बनाए हुए कौन से ऐसे नियम है आपके बिजनेस में जिसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेरा सभी स्टाफ को यही बोला हुआ है कि आप बड़ा चढ़ा के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में मत बताना, जो कुछ है वही है। क्योंकि मेरे बाद में मेरी लड़की और मेरे बहू भी LIC एजेंट्स हैं, ओके। कोई भी बिजनेस में ना, आपने स्क्रैच से शुरू किया, बिजनेस को आपने बढ़ाया, वो बिजनेस का कंटिन्यूटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इट इज सर्विस इंडस्ट्री। आज तक हमने किसी भी परिवार को दौड़ाया नहीं है। डेथ हुआ या कुछ भी हो, जब तक मैच्योरिटी का चेक या डेथ का चेक, क्लेम का चेक जब तक वो परिवार में नहीं पहुंचता, मेरे स्टाफ ही दौड़ते हैं। अच्छा, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपना लड़की और मेरा उसका बहू को LIC एजेंट बनाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं, ट्रेनिंग वगैरह देके उनको ये बोल के कि देखो आपको अच्छा लगा तो आप लोग जोड़ सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो मेरा हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। तो मॉर्निंग 1 घंटा मैं अपने लिए देता हूँ, ओके। 5 डेज ए वीक जॉगिंग, एक दिन योगा, एक दिन अपने सोसाइटी में जिम वगैरह है, उसमें लाइट वेट, क्योंकि मुझे मिस्टर यूनिवर्स तो बनना नहीं है, बट आई मस्ट बी एबल टू रन अराउंड, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 76। सो मैं 90 ईयर्स से भी काम करूं तो उसी तरीके से डांस कर सकूं, उसी तरह से मैं बातचीत कर सकूं, ओके। मेरा बॉडीली आई मे बी 76
बट माई माइंड शुड बी 30-35 ना, नॉट मोर देन दैट। बराबर बराबर। तो वो मेरा वो रहेगा। तो इसलिए मेरा सबसे पहले तो मैं अपना हेल्थ का केयर करता हूँ। दूसरा, मेरा सभी स्टाफ को मैं महीने में एक बार ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ऐसा ना सोचे ना हम लोग किसी को ट्रैप कर रहे हैं, वो उनके मन में होना नहीं चाहिए। हमारा क्लाइंट ना हो, किसी दूसरे से लिया होगा, है ना, उसको प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास आएंगे तो हम लोग उससे एक पैसा भी नहीं लेते, पर उनका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। छेत्री साहब, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? इंश्योरेंस में लाने के लिए मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर मिलिंद गुरु। अच्छा। कि वो नहीं होते, क्योंकि मैंने तो मना किया था, पर वो बोला कि नहीं, आप यू आर वेरी ओल्ड, यू कैनॉट बिकम LIC एजेंट। मैं बोला थैंक यू वेरी मच गुरु साहब। ओके, हाथ पाथ मिलाए। फिर 2 दिन बाद में फिर आया, वो बोला कि मैं ब्रांच मैनेजर से बातचीत किया हूँ, आप बन सकते हैं। एक्चुअली वो सब कुछ नहीं था, शायद उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा होगा कि इतना महीना हो गया तुमने एक भी नया एजेंट नहीं डाला, बल्कि उस प्रेशर पड़ा होगा। फिर सोचा होगा चलो एक नाम के लिए रख लेते हैं। अच्छा। तो पहले तो मैं ट्रेनिंग के लिए मना किया था, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम में ट्रेनिंग के लिए नाम गया तो गया। अभी ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ हुआ मेरा उसका, क्योंकि हो सकता था कि, क्योंकि मैं तो एक ही दिन ट्रेनिंग के लिए गया था, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करने वाला नहीं था। कि जिस आदमी का खुद का लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ना, एजेंसी उसको क्या LIC के ऊपर क्या इज्जत रहेगा ना। तो जो फैकल्टी मेंबर्स थे ना IRD के उस टाइम पे थाने में, अरे क्या डेडिकेटेड थे। जो उन लोगों ने बातचीत किया, मैं सन रह गया। मतलब उधर मुर्दे भी होते ना, शायद वो लोग भी खड़ा होके चलना शुरू करते थे, इतना मोटिवेटिंग था। अच्छा। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा ये। तो उधर का ट्रेनिंग में शायद प्रोबेबली मैं उससे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मुझ में जिज्ञासा था जानने का। तो मैं फर्स्ट हुआ वो IRD एग्जामिनेशन में भी। ओके। अच्छा। क्योंकि और उसके बाद में मैंने इधर उधर कुछ नहीं दिया, लिस्ट बनाया और भागता फिरा। पहले ट्रेन में, बस में, वो वगैरह, तो ऐसा करके बाद में स्कूटी, बाद में फिर कार। अभी मेरा रिटायरमेंट है। मैं क्या सोचता हूँ, अभी भी रिटायरमेंट लाइफ ही जी रहा हूँ। बराबर। क्योंकि इफ यू कैन टर्न योर वोकेशन इनटू वैकेशन, आपका प्रोफेशन ऐसा हो ना कि आपको लगे ना आप हॉलिडे में। मुझे अभी ऐसे ही, मुझे ये नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। बराबर। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी हॉलिडे में हूँ। तो ये अभी मैं रिटायरमेंट में हूँ, एक्चुअली मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बराबर बराबर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।